नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोबेशन काल के बाद में जैसे आपका स्थायीकरण होता है उसके बाद में चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तो आपको जीपीएफ, एसआई और आरजीएचएस की कटौती कितना करवाना सही है और आगे आपको कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और जिनका भी स्थायीकरण कंप्लीट हो चुका है उन सबके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। अब आपको मैं एक एक करके आपको हर एक कटौती के बारे में बताता रहूँगा यहाँ पर, और फिर आपको उसी तरह से आप कटौती करवाएं। सबसे पहले हम देखेंगे एसआई कटौती। एसआई कटौती यानी ये है राज्य बीमा, स्टेट इंश्योरेंस। एसआई की कटौती है, उसकी जो ओरिजिनल 7वें पे कमीशन में जो दे रखी है आपको डाटा, ये जो डाटा है वो है आपकी 7वें सीपीसी के अनुसार, यानी 7th पे कमीशन में जो दे रखी है उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप देखें कि जो ये पहले जो दे रखी है 22,001 से लेकर के 28,500 तक, ये जो है वो है आपकी 1200, यानी ये डिपेंड करता है बेसिक पे पर। ये यहाँ पर बेसिक पे है, इस चीज का मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये है बेसिक पे, ये है आपकी बेसिक पे, यानी बेसिक पे पर के अनुसार ही आपका एसआई कटौती डिडक्शन होता है। और इसमें जो 22,000 से 28,500 तक 1,200 रुपये आप कटवा सकते हैं, 28 से 46 तक आप कटा सकते हैं 2,200 रुपये, और इसके अलावा 4600 से लेकर के 7200 तक कटा सकते हैं आप यहाँ पर 3,000 रुपये, और इसके बाद 72,000 से अधिक पे आप कटा सकते हैं 5,000 रुपये, और मैक्सिमम कटा सकते हो आप 7,000 रुपये। यानी एक बात आपको क्लियर हो गई कि अधिकतम राशि है वो आपकी है 7,000, चाहे आपकी कितनी भी बेसिक पे क्यों ना हो। अब यहाँ पर इन बेसिक पे को ध्यान में रखने के बाद भी यहाँ पर कुछ कटौतियाँ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे सेकंड ग्रेड अगर आप हो तो निश्चित रूप से आप इसके अंदर आ रहे हो, सेकंड ग्रेड भी इसमें आ रहा है, थर्ड ग्रेड भी इसी में आ रहा है, थर्ड ग्रेड भी इसी में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड, ठीक है। और 44,500 तो ये फर्स्ट ग्रेड भी इसी में आ रहा है, ठीक है। चाहे आप सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, तीनों इसी के अंदर आते हैं। और उनकी जो मिनिमम, जो आपकी ये मिनिमम कटौती है, मिनिमम जो एसआई की कटौती होती है वो कितनी होती है, यहां पर 2,200 रुपये आपकी होगी। यानी आप जब भी आप सैलरी बनवाएं स्थायीकरण के बाद में, जब भी आप आपकी सैलरी बनवाएं स्थायीकरण के बाद में, तो ये जो कटौती है एसआई की वो होती है मार्च में। ये जो कटौती होगी ये होगी आपकी मार्च के महीने में, और मार्च में जब आपकी कटौती होगी तो उस समय आपको आपके डीडीओ से एक फॉर्म भरना होता है जिसको बोलते हैं एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म। और वो आजकल फॉर्म पहले ऑफलाइन भरा करता था, लेकिन आजकल इसको ऑनलाइन कर दिया है। तो एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है। उस फॉर्म को भरेंगे आप, तब आपको जैसे भी उसके अंदर आपको ये लिखा होता है कि आप 2,200 चूज करना चाहते हैं या 3,000 या 5,000, यानी आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरेंगे तो उसके अंदर आगे की दो स्टेप यानी 22,000 के बाद में आपकी आगे की दो स्टेप, यानी आप 5,000 तक, यानी जिनकी बेसिक पे 28,501 से लेकर के 46,500 तक है, वो अपनी एसआई की कटौती आपकी जो मेन जो दे रखी है उससे आगे दो स्टेप आगे, यानी 3,000 यानी 5,000, आप मैक्सिमम 3,000 भी यहाँ पर 3,000 भी कटवा सकते हो और 5,000 भी कटवा सकते हो। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे बेस्ट जो कहूंगा वो कहूंगा आपको ये वाली, ठीक है, कि आप 5,000 कटौती करवाएं, चाहे आप सेकंड ग्रेड हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो। प्रोबेशन काल में आपको 2 स्लैब आगे, यानी आप 5,000 एसआई कटौती करवाएंगे। इसके बाद यहां पर मार्च में आपको ये फॉर्म भरना है, एसआई डिक्लेरेशन का फॉर्म, और उस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसका मैं आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में उसका वीडियो आपको डाल दूंगा, ताकि आप अच्छे से, मैं सोच रहा हूं कि मार्च चल जाए तभी आप मैं उसको डालूं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप कहें उसके अनुसार आप बता देना कमेंट्स में कि कब उसकी एसआई डिक्लेरेशन की वीडियो मैं आपको पोस्ट डालूं।
तो ये रहता है एसआई के बाद। एसआई में आपको सभी जो भी साथी हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उनको 5,000 ही आप करवाएं, क्योंकि ये पैसा है कि लगभग आपको 12 महीने में 60,000 रुपये आपका सेविंग हो जाता है। और इस पर आपको बहुत ही कम मात्रा में इंटरेस्ट पर लगभग अभी जो है ओरिजिनल आप उस पर देखोगे एसआई पर, तो 7.5% दर से आपको एसआई लोन मिलता है। और इस एसआई लोन में जो ब्याज में दर में जो वृद्धि है वो बहुत ही न के बराबर होती है। और ये एसआई का पैसा ऐसा है कि जिसे आप, जैसे माना आपको 10 साल हो गए, ठीक है, और 10 साल में आपने लगभग 6-1 लाख रुपए आपने अगर सेविंग कर लिए, तो उसके बाद यदि आप निकलवाना चाहते हैं कोई कारणवश से, और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं उसको नहीं दे पा रहा हूं, तो आपके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप उसको जमा कराएं। ठीक है, वो आपका पैसा है, आपको वो रिटायरमेंट के समय पर वो पैसा कम हो जाएगा, और अभी आपकी जैसे जरूरत की पूर्ति है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एसआई का बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है, और एसआई में आप मैक्सिमम कटौती करा के चलें। वैसे सेविंग आपकी नहीं होती है, लेकिन एसआई में कटौती से धीरे धीरे आपकी ये सेविंग होती रहती है। अब इसके बाद की जो आगे की कटौती है वो है आपकी जीपीएफ 2004। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो कटौती है वो है जीपीएफ 2004 की, यानी जो आपकी ऑल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप आ रहे हो वर्तमान में, जिनके भी ओपीएस लागू है, यानी राजस्थान में ओपीएस ऑल्ड पेंशन स्कीम भी लागू होती है, और जिनके ओपीएस कटता है उनको जीपीएफ कटौती होती है। पहले एनपीएस था, तो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम था, तो उसमें एनपीएस के नाम से 10% कटौती हुआ करती थी। ठीक है, पहले जब एनपीएस था न्यू पेंशन स्कीम, उसके अंदर आपको 10% आपके एनपीएस के कटते थे। लेकिन यहाँ पर जो जीपीएफ यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें आपको यहाँ पर जो डिडक्शन है वो बेसिक पे आपका, इसके अनुसार आप देख सकते हैं, ये आपका बेसिक पे है भाई, ये आपका बेसिक पे होना चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पर पे स्लिप कटती है। यानी अगर आपकी 28,501 रुपए से लेकर के 38,500 तक है, वो 2100, यानी इसमें आ गया है थर्ड ग्रेड वाले साथी। जो भी थर्ड ग्रेड के साथी है, क्योंकि उनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 33,800 रुपये। थर्ड ग्रेड का बेसिक पे होता है 33,800, और यदि उनका इंक्रीमेंट भी लगता है तभी भी आपका यही बेसिक पे रहता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत 34,800 हो जाता है बेसिक पे लेकिन इस ही पे स्लिप में आता है वो, क्योंकि 38,500 तक आपको 2100 रुपये कटाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि थर्ड ग्रेड वाले जितने भी साथी हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक, उन सभी को प्रोवेशन काल के जस्ट बाद आपको जो जीपीएफ की कटौती होती है वो आपकी मिनिमम होती है 2100 रुपये। ये मिनिमम कटौती है, ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, कम आपकी कटौती नहीं होनी चाहिए। कम कटौतियों पर आपको नोटिस जारी होता है और उनकी रिकवरी होती है, इस वजह से इनको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर 38,500 से लेकर के और 51,500 तक। एक चीज़ और, यहाँ पर सेकंड ग्रेड भी आ रहा है, आपको अगर दिख रहा है यहाँ पर कि 37,800 भी इसी के अंदर आ रहा है, यानी सेकंड ग्रेड भी आपको इसी में करवाना है। 2100 रुपये ही सेकंड ग्रेड करवाएंगे भाई, बेसिक पे के अनुसार ही कटौती होगी, सीधी सी बात है। और 37,800 आपकी बेसिक पे है, तो आप भी किस में आ रहे हो, इसी स्लैब में आ रहे हो। और सेकंड ग्रेड अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट नहीं लगा है, जिनका इंक्रीमेंट अभी नहीं लगा है, यानी जिनकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर के बाद है, 31 दिसंबर या 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर या 31 दिसंबर के बाद, दिसंबर या इसके बाद, दिसंबर के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग है, उनको यहाँ पर जीपीएफ की जो कटौती करवानी है वो करवानी है आपको 2100 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उनका जो बेसिक पे है वो 37,800 ही रहने वाला है। लेकिन जिन साथियों की ज्वाइनिंग 30 दिसंबर या उससे पहले हो चुकी है भाई, जिनकी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर या पहले हो चुकी है, वो देखो बेसिक पे उनका कितना हो जाता है, उनका बेसिक पे हो जाएगा
यहाँ पर 37,800 है, वो हो जाएगा 38,800 रुपये। ठीक है, इनका जो बेसिक पे है वो 38,800 हो जाता है, यानी इस बेसिक पे का इससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि 38,500 तक। यहां पर ये देखिए 38,500 तक तो ये वाला रहेगा, लेकिन 38,501 से 51,500 तक फिर ये अगले वाले में पहुंच गया। यानी आपको जिनका इंक्रीमेंट लग चुका है, जिनका इंक्रीमेंट लग चुका है उनको 2850 रुपए करवाना है जीपीएफ कटौती। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, जिनका इंक्रीमेंट लग चुका है उनको 2850 रुपए जीपीएफ कटौती करवाना अनिवार्य है। अगर आप अभी भी किसी गलतीवश या कारणवश डीडीओ ने आपकी पे स्लिप में आप देख लेंगे, IMFS 3.0 पर अपनी पे स्लिप डाउनलोड करके आप जरूर देखें कि आपका जीपीएफ कितना कट रहा है। जीपीएफ अगर आपका 2100 रुपये अभी भी कट रहा है तो आप उसको ध्यान रखें, और अगले जब भी बिल बने आपके बिल बनेंगे उसमें आप उस चीज को कहें कि सर मेरी 2850 रुपये मेरा जीपीएफ काटे। ठीक है, क्योंकि इनका ऐसा है कि आपकी चाहे 10 साल पुरानी गलती हो चाहे 20 साल पुरानी हो, इनकी आपकी रिकवरी होती है। और वर्तमान में रिकवरी के नोटिस आ चुके हैं, जितने भी साथी इनकी लिस्ट डाली गई है कि जीपीएफ इनका कम कटा है, आरजीएचएस इनका कम कटा है, एसआई इनकी कम कटी है, तो उन सभी को यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर रहे हैं नोटिस के रूप में, ताकि वो साथी उनसे रिकवरी हो जाए और डीडीओ उनको वापस फिर उस पेमेंट को जमा करवा रहे हैं। तो आपकी ये समस्या बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस वजह से इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिनका इंक्रीमेंट लग चुका है उनको 2850 रुपये कटवाने हैं, और जिनका अभी भी बेसिक पे इतना है 37,800, तो उनको कितनी करवानी है, 2100 रुपये उनको बेसिक पे यहाँ पर जीपीएफ कटौती करवानी होगी। अब जो फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं वो भी आप देखें, फर्स्ट ग्रेड की जो बेसिक पे होती है, फर्स्ट ग्रेड की वो होती है 44,300 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की जो बेसिक पे है वो है 44,300 रुपये, और 44,300 देखे आप यहाँ पर इसी में आ रहा है, तो इसको भी जो कटौती करवानी है वो करवानी है 2850 रुपये। ठीक है, जो प्रोबेशन काल के बाद जिनका भी स्थायीकरण हो चुका है वो भी कटौती यही करवाएं। अब इन पे इंक्रीमेंट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लगने के बाद भी यही रहता है, इसी स्लैब में रहेगा ये। ठीक है, तो ये आपको करवाना है 44,300 अगर आपकी बेसिक पे है, इंक्रीमेंट के बाद भी आपको एक कटौती करवानी है 2850 रुपये आपको जीपीएफ में कटवाने होंगे। तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि थर्ड ग्रेड के जो साथी हैं उनको जो जीपीएफ कटेगा वो कटेगा उनका 2100 रुपये, सेकेंड ग्रेड का भी जीपीएफ 2100 रुपये कटेगा, लेकिन इंक्रीमेंट लगने के बाद उनका जीपीएफ जो कटेगा वो है 2850 रुपये। फर्स्ट ग्रेड का जो जीपीएफ कटेगा वो कटेगा 2850 रुपये। अब हमारे पास एक और है जो कि है आपके आरजीएचएस कटौती, उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि उसकी भी रिकवरी हो रही है। अब है आपके आरजीएचएस कटौती। आरजीएचएस में तो मैं सीधा आपसे एक ही चीज कहूंगा आरजीएचएस में, ठीक है, कि थर्ड ग्रेड है आप या सेकंड ग्रेड है, आपका 658 रुपये कटना चाहिए, और यदि आपकी फर्स्ट ग्रेड है तो आपके यहाँ पर 875 रुपये आपके कटना अनिवार्य है, 875 रुपये। ठीक है, ये आपके आरजीएचएस की कटौती होना मस्ट है, इसको आप देख लें। इसी के अनुसार आपके आरजीएचएस की कटौती जो कि राजस्थान हेल्थ के लिए है, और इसमें आपको ये जो कटौतियों में बढ़ोतरी है उसके पीछे का जो रीजन है उसको मैं आपको बता देता हूं। ये जो है कि जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती है उसके अनुसार है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में, वो चीजें बता रहा था मैं, ए ग्रेड, इस वाले में बी ग्रेड तरीके के जो बेड मिलते हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आरजीएचएस की जो है कटौतियां, इनमें ग्रेड का यहाँ पर बेड का सिस्टम रहता है, ए ग्रेड का बेड और बी ग्रेड का बेड। बाकी स्थायीकरण के बाद में, स्थायीकरण से पहले भी आपके 658 रुपये कट रहे थे फर्स्ट ग्रेड में, तो वो 658 रुपये आप कटवाएं, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में जो आपकी अब जो स्थायीकरण के बाद में जो आपके पैसे कटेंगे वो आपके 658 रुपये ही कटेंगे कुछ दिन तक तो, लेकिन जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती है उसके अनुसार आपको इसको बढ़ोतरी करवानी है।
प्रेजेंट में तो आपको फर्स्ट ग्रेड वालों को भी यही कटवाना है, फर्स्ट ग्रेड को भी 658 ही कटेंगे। लेकिन आप बेसिक पे के अनुसार ध्यान रखना, जैसे भी आपकी बेसिक पे बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब है 44,300 की बजाय आपकी जो बेसिक पे है वो आपकी यहां पर होनी चाहिए, यहां पर बेसिक पे का नहीं, क्या इसमें आपको बेसिक पे तो आपकी कितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि इसमें मिनिमम जो दे रखा है कि 600, यहां पर जैसे आप L13 में या फिर आप 5400 पे ग्रेड पे आते हैं, 5400 पे ग्रेड पे आते हैं, तब जाकर के आपका 875 रुपये कटता है। बाकी चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आपका जो कटेगा RGHS वो कटेगा 658 रुपये। लेकिन जैसे आप L13 में आते हैं, कोई भी साथी हो सकता है इसमें L13 में, चाहे वो थर्ड ग्रेड का भी साथी, उसको काफ़ी दिन हो गए हैं सर्विस करते हुए, तो L13 में आता है तो भी उसको 875 रुपये उसके कटौती होंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ये पेमेंट है ना, उसके आधार पर ही आपके RGHS की कटौतियां होती हैं। आपकी ग्रेड का फर्क नहीं पड़ता कि आप थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है। अगर आप L13 में आते हैं तो आपके 875 रुपये कटेंगे, और L12 तक जो कटौती है वो आपकी है 658 रुपये यहाँ पर रहने वाली होगी। और अगर कम हो रही है तो उसको आप बढ़वा लें। इस चीज़ के लिए आप पे स्लिप डाउनलोड करके आप जरूर इसको चेक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और होता है GPA, जो कि एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ठीक है। वो तो सीधा सा है समूह दुर्घटना बीमा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वही 700 रुपये अगर आप कटाते हो तो आपको 10 लाख का मिलता है फायदा। अगर 1400 रुपये आप कटाते हो तो आपको 20 लाख का मिलता है फायदा। और यदि आप 2100 रुपये कटाते हो तो आपको 30 लाख का फायदा यहाँ पर मिलता है। तो मैक्सिमम साथी 2100 की करवाए, और यदि आप बिल्कुल घर के पास से जा रहे हो तभी भी 2100 कटवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साल में एक बार कटती है। 700 रुपये पर यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कितना आता है, 10 लाख, 20 लाख, 33 लाख यहाँ पर। तो इसको आप जो ये कटवाते हो, ये अप्रैल माह में कटेगी आपकी, इसका भी ध्यान रखना। ये आपकी अप्रैल माह में कटती है, अप्रैल माह में। और ये आपको ग्रुप इंश्योरेंस यानी समूह दुर्घटना बीमा के नाम से। और कभी कभी ये होता है कि DDO क्या करते हैं कि एक बार ग्रुप इंश्योरेंस आपका अप्रैल में काट लेते हैं, उसके बाद उसको हटाना भूल जाते हैं, ठीक है। और वो डिडक्शन आपका हर महीने होता रहता है, और गलती से आप जब पे स्लिप देखते हैं यानी 2 या 3 महीने बाद भी देखते हैं तो आपको हर महीने में वो कटता हुआ नजर आता है। तो इसलिए अप्रैल कटने के बाद जैसे आप मई में आपकी पहला वेतन, मई में 1 मई को जो भी आपकी सैलरी आती है उससे में आपको पे स्लिप आप डाउनलोड पहले कर रहे हैं, यानी 22-23 से जो वो है अप्रैल को, उसको अप्रैल की तो मई में हो गई, मई के बाद जो जून में आती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगले महीने की। जैसे भी आपकी आप वहां पर आती है आपकी पे स्लिप या आपकी सैलरी, जिस भी महीने में बनते हैं बिल, उसमें आपको देखना है 1 अप्रैल के बाद में, चाहे वो आपकी मई में बन रही हो या जून में, क्योंकि कभी छुट्टियों की वजह से जून तक भी पहुंच जाता है, तो उसमें आपको देखना है। और उसमें आपको ये देखना है कि आपके RGHS की जो कटौती हो रही है, GPA की जो कटौती हो रही है आपकी, वो आपकी इस महीने में तो नहीं कर दी, क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने में होती है, और वो होती है सिर्फ अप्रैल माह में। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारे साथी मुझे इस चीज़ के लिए भी कमेंट्स करते हैं, तो उसके लिए आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर मैं आगे एक बात और बता देता हूँ DPC को लेकर के, कि DPC अभी काफ़ी सालों की पेंडिंग पड़ी हुई है। और DPC के रूल इस प्रकार से थोड़ा सा ये रहता है कि आपको पहली बात तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र का मतलब आप जहाँ पर भी पोस्टेड है उसमें कम से कम आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, जैसे 7, 8 या 9 साल तक आप उसी पोस्ट पर रहें, ताकि आपको ACP का कोई भी नुकसान ना हो। और ACP का तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन DPC जो है उसका यहाँ पर लॉस होता है। अब जैसे आपको 4 साल हो गए, अब यहाँ पर काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको 3 साल 4 साल हो गए, तो अब आपको पता है वर्तमान में ये भर्ती हो चुकी है प्रेजेंट में बीच में, तो ये सारे कैंडिडेट आपसे पहले माने जाते हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि यार इनकी DPC इनकी ज्वाइनिंग हमसे बाद में जॉब लगा था, लेकिन इनकी DPC हमसे पहले हुई है। तो उसका कारण यही रहता है कि हम 2 साल 3 साल 4 साल बाद हमें ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उसमें आपको इस चीज़ का थोड़ा सा लॉस उठाना होता है, सीनियरिटी का लॉस होता है विशेष रूप से।
और जो साथी महात्मा गांधी में जा चुके हैं वो साथी भी ध्यान रख लें इस चीज़ का कि 3 साल बाद में आपको पुनः आपके पुनः ज़िले में, आपके मंडल में आपको आना ही पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि 3 साल या 4 साल बाद आपको पुनः आपके जिस ज़िले में आप रहते हो, जिस ज़िले में आपकी पहले पोस्टिंग थी, उस ज़िले में आपको वापस आना पड़ेगा, उस मंडल में आपको वापस आना पड़ेगा अगर आपको सीनियरिटी बचानी है तो। और अगर आप सीनियरिटी बचाना नहीं चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से जहाँ भी आपको मिलती है वहाँ पर आपको लेना होगा। ये प्रक्रियाएँ रहती है। बाकी आगे आपको जॉब में किसी भी प्रकार के और कोई कटौतियों के बारे में और कुछ नहीं करना। ये जो कटौती है वो रहती है। इसके अलावा एक कटौती और होती है जो कि टैक्स की होती है, जो कि वर्तमान में 12 लाख प्लस जिनकी ग्रॉस पेमेंट बनता है उसको यहाँ पर टैक्स के रूप में जमा कराने होता है पैसे। और न्यू स्लैब में जिनका टैक्स बन रहा है वो न्यू स्लैब से आप भर सकते हो, और जिनका नहीं बन रहा है टैक्स वो ओल्ड स्लैब से भरें, ताकि ओल्ड में क्या होता है आपको गृह लोन मिल जाता है और गृह लोन आपको कम रेट पे ही मिल जाता है ताकि आपको उसका प्रॉफिट आगे रहे। और जो न्यू स्लैब से भरते हैं उनको गृह लोन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि न्यू स्लैब में गृह लोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये रहता है। बाकी जैसे जैसे एजुकेशन अपडेट आपको रहती है निरंतर, कोई भी आएगी अपडेट वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। डीपीसी के रूल के बारे में मैं बहुत अच्छे से अभी अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी काफ़ी बड़ी बुक है वो, उससे को मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि डीपीसी का किस प्रकार से रूल है, किस प्रकार से उसको संशोधन होता है, उनमें कैसे सीनियरिटी लैप्स होती है, कैसे बनती है, कौन से कैटेगरीज वाइज कैसे फ़ायदा मिलता है या नहीं होता है। इन सारी बातों के चर्चा में एक अलग से वीडियो रहेगा डीपीसी का, उसमें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसके पूरे रूल मैं धीरे धीरे रीड कर रहा हूँ, ताकि रीड करने के बाद आपको एग्जैक्टली ऑथेंटिक बुक से ही आपको वो सारी चीज़ें बताई जाए रूल से, ताकि कोई समस्या आपको भविष्य में, मतलब जो भी चीज़ बताएं यूट्यूब पे तो उसमें आपको फेक न्यूज़ ना लगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ही ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ को बिना आदेश के नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, ताकि भाई बाद में क्या उस चीज़ों पे फिर ठीक नहीं रहता है। और मेरा जहाँ तक कोशिश रहती है ऑथेंटिकेशन में पूरे रूल के अनुसार ही बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, देखो मानवीय भूल है ये, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए आप एक चीज़ का वेट करें कि अगली जो वीडियो होती है उसके अंदर मैं संशोधन जरूर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलती को उसको छिपाई रखता हूँ हमेशा के लिए, कि उस गलती को चाहे उसका लॉस हो चाहे हानि हो आपको, लेकिन उस गलती को मेरा ये रहता है कि मेरी गलती हो गई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारूंगा ही। ये नहीं कि उसको आपको बिल्कुल किस गलती का आपको भी पता नहीं चले और बस चलते रहे वीडियो बनाते रहे आगे, फिर बाद में आपको 10 साल बाद पता चले कि ये गलती सर ने कर दी थी और जिसका आपको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उद्देश्य, और न मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। भाई गलती हो गई, गलती हो जाती है, कोई भी मानवीय भूल है ये, लेकिन आगे आप जो भी वीडियो जो भी बनाएं आप, जैसे मैं बनाता हूँ वीडियो, तो निश्चित रूप से उस गलतियों को मैं सुधारूंगा। ठीक है, तो ये रहता है। और बाकी कोई अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो मैं आपको कमेंट्स में भी नीचे अपने उसको पिन कर देता हूँ उस कमेंट्स को, कि जो मिस्टेक हुई थी उसको मैं सुधारने के लिए। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। जो भी कोई अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।